चार बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण तापे बैठे सुल्तान मत चूके चौहान। जी हाँ, आज बात करेंगे तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध की। जैसा पहले वीडियो में अपने पृथ्वीराज तृतीय के जीवन परिचय, बंडानकों के दमन और तुमुल युद्ध की बात कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट में आज अपने बात करेंगे पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में जो संघर्ष हुआ उसकी। तो सर्वप्रथम पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए, तो जिसके साक्ष्य अपने को मिलते हैं जानकारी स्रोत के रूप में हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की रचना है। और नैनचंद्र सूरी बताते हैं कि इन दोनों के मध्य 7 युद्ध है वो लड़े गए। दूसरा ग्रंथ अपने को मिलता है सुरजन चरित्र, और सुरजन चरित्र राजशेखर का ग्रंथ है, चंद्रशेखर का ग्रंथ है, और चंद्रशेखर कहते हैं कि 21 युद्ध है वो लड़े गए। तीसरा जो ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का ग्रंथ है, और वो कहते हैं कि 23 युद्ध है वो लड़े गए। तो इन महाकाव्यों में हो सकता है कि छोटे बड़े जितने भी संघर्ष थे सबको जोड़ लिया गया हो, लेकिन यदि अपने पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की बात करें तो इन दोनों के मध्य में 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, और जिन्हें हम जानते हैं तराइन के पहले और तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से। तो बात करते हैं अपने तराइन के पहले और दूसरे युद्ध की इस वीडियो में। तो देखिए, गजनी, और गजनी में शासक है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो है वो 1178 में आता है और पहला युद्ध लड़ता है आबू का युद्ध। आबू युद्ध में वो चालुक्यों से पराजित होता है। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया कि चौहान यानी कि कर्पूर देवी चाहकर भी उनकी सहायता नहीं कर पाती है, लेकिन नायकी देवी जो होती हैं, जो चालुक्यों का नेतृत्व करती हैं, वो मोहम्मद गोरी को पराजित कर देती हैं और गोरी वापस चला जाता है। इसके बाद में मोहम्मद गोरी दोबारा से अपनी सेना को संगठित करता है, और संगठित करने के बाद में वो इस चीज़ के लिए तैयार होता है कि किस प्रकार से मैं भारत को विजित करूं। तो इसके लिए वो क्या करता है, अपनी सेना को संगठित करके धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ता है। तो मोहम्मद गोरी का जो भारत आने का क्रम रहा वो भी एक पेपर के अंतर्गत पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले जो है वो मोहम्मद गोरी इस क्रम में चलता है, और इस क्रम में सबसे पहले वो आता है लाहौर। यानी कि गजनी से चलने के बाद में वो लाहौर आता है। लाहौर आकर रुकता है, उस पर अधिकार करता है। लाहौर से वो आगे बढ़ता है और वो पहुंचता है सेकंड स्टेप पे तबर ए हिंद, बठिंडा, वर्तमान का बठिंडा, जिसे मध्यकाल में तबर ए हिंद के नाम से जाना जाता था। बठिंडा पहुंचता है, उसको जीत लेता है। जीतने के बाद में काजी जियाउद्दीन को यहाँ का प्रशासक बनाता है। काजी जियाउद्दीन को यहाँ का प्रशासक है वो बना देता है। इसके बाद में यहाँ 2-2.5 साल वो इंतजार करता है, फिर से अपनी शक्ति संगठित करता है, और फिर से अपनी शक्ति संगठित करके यहाँ से वो आता है तराइन के मैदान में। तराइन का मैदान जो कि वर्तमान में हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। तो तराइन के मैदान में पहुंच गए हैं मोहम्मद गोरी, और जब मोहम्मद गोरी तबर हिंद से चलते हैं तो पृथ्वीराज को अजमेर में ये सूचना पहुंचती है कि मोहम्मद गोरी है वो तराइन की ओर बढ़ रहे हैं। तो पृथ्वीराज भी अजमेर से रवाना होकर तराइन की ओर चलते हैं, और पृथ्वीराज भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं तराइन।
पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का ये था प्रथम युद्ध, ठीक है, 1191 ईस्वी में होता है। अब देखिए पृथ्वीराज के साथ गोविंदराय गोविंदराज इनके मध्य ये युद्ध होता है। प्रथम युद्ध के अंदर पहला जो प्रहार है वो किया जाता है मोहम्मद गोरी के ऊपर। मोहम्मद गोरी के जो खिलजी अंगरक्षक थे, खिलजी जो अंगरक्षक थे वो यहाँ से भाग जाते हैं, उनमें भगदड़ मच जाती है। पृथ्वीराज का आक्रमण इतना तेज होता है कि मोहम्मद गोरी एक बार तो अपने घोड़े से भी गिर जाते हैं और यहाँ से गिरने के बाद में सीधा ही गजनी के लिए रवाना और गजनी पहुंच जाते हैं और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज है उसकी विजय हो जाती है। तो तराइन का पहला जो युद्ध है वो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित करके जीत लिया। ये युद्ध जीतने के बाद में मोहम्मद गोरी जो है गजनी चले जाते हैं और गजनी जाकर 1 वर्ष तक पूर्ण तैयारी करते हैं। 1 वर्ष तक पूर्ण तैयारी करते हैं और तैयारी जो है वो इतनी शिद्दत से करते हैं कि 1 वर्ष तक वो अपने युद्ध की पोशाक को भी नहीं बदलते हैं, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिलते हैं। वो अपने परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिलते हैं, अपनी युद्ध की पोशाक नहीं बदलते हैं, बस तैयारी में जुट जाते हैं। इसी बीच में तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में जो कन्नौज के शासक थे जयचंद गढ़वाल, जयचंद, और अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष का मुख्य कारण था वो दिल्ली पर अधिकार को लेकर था, दिल्ली पर अधिकार को लेकर था। कन्नौज के शासक जयचंद दिल्ली पर अपना अधिकार मानते थे जबकि दिल्ली पर अधिकार था पृथ्वीराज का। और जयचंद जो गढ़वाल थे उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, संयोगिता। तराइन के पहले और द्वितीय युद्ध के बीच की ये घटना है, उसको इतिहासकार बताते हैं कि संयोगिता जो है उसका स्वयंवर रख दिया गया और स्वयंवर के अंदर पृथ्वीराज को आमंत्रित है वो नहीं किया गया, पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया। इन दोनों में पहले से प्रेम प्रसंग था लेकिन आमंत्रित नहीं किया गया। और पृथ्वीराज के जो मित्र हैं वो हैं चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। अब पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई में बात होती है कि स्वयंवर रख दिया, मैं संयोगिता से प्रेम करता था और मेरे को इस स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया। चंद्रबरदाई उन्हें समझाते हैं कि नहीं आमंत्रित किया आपने, नहीं जाएंगे इस स्वयंवर के अंदर। लेकिन चंद्रबरदाई इस चीज को जानता था कि प्रेम जो होता है वो अंधा होता है, पृथ्वीराज अवश्य इस स्वयंवर में जाएंगे। इसलिए चंद्रबरदाई क्या करते हैं, चंद्रबरदाई अजमेर से लेकर और कन्नौज तक, यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं हैं और यहाँ तक स्वयंवर से 2-3 दिन पहले वो अजमेर की सेना है उसकी मोर्चेबंदी है वो कर देते हैं। जब स्वयंवर में 2 दिन शेष रह जाते हैं तो पृथ्वीराज कहते हैं कि अपने एक बार कन्नौज जाना चाहिए अपने को। चंद्रबरदाई इस बात को पहले से जानता था कि प्रेम जो है वो अंधा होता है, तो वो पृथ्वीराज के साथ कन्नौज आ जाते हैं। अब कन्नौज आ गए और स्वयंवर के दिन क्या घटना घटित होती है कि स्वयंवर के दिन जो संयोगिता होती है वो पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद क्या करता है, द्वारपाल के स्थान पर
पृथ्वीराज की मूर्ति लगा देता है और संयोगिता क्या करती है, उस मूर्ति को ही माला पहना देती है। जब ये खबर राजमहल से बाहर निकलती है कि संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही अपना वर चुन लिया है, तो पृथ्वीराज क्या करते हैं, राजमहल पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके संयोगिता का हरण कर लेते हैं और उसे अजमेर ले आते हैं। पीछे से जो कन्नौज की सेना पीछा करती है उसको ये मोर्चेबंदी वाली जो सेना है वो कन्नौज की सेना को रोक लेती है। तो त्राइन के पहले और द्वितीय युद्ध के बीच की ये घटना है कि पृथ्वीराज जो है वो कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री का हरण कर उससे विवाह कर लेता है। उसके बाद में वो अपने विवाह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें व्यस्त रहता है, जबकि मोहम्मद गोरी जो होता है वो गजनी के अंदर युद्ध की तैयारियों में व्यस्त होता है। एक वर्ष के बाद में मोहम्मद गोरी अपनी पूर्ण तैयारी के साथ पुनः गजनी से चलता है और गजनी से आकर वो लाहौर वही रास्ता अपनाता है जो उसने पहले अपनाया, लाहौर आता है। लाहौर आने के बाद में वो अजमेर में पृथ्वीराज को एक संदेश भेजता है। पृथ्वीराज को लाहौर से मोहम्मद गोरी एक संदेश है वो भेजता है। उस संदेश को लेकर आने वाला जो व्यक्ति था वो था कीवा उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा। कीवा उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा वो संदेश मोहम्मद गोरी का अजमेर में पृथ्वीराज के पास लेकर आता है। उस संदेश में ये था कि या तो पृथ्वीराज जो है वो मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार करके इस्लाम स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पृथ्वीराज प्रत्युत्तर भेजते हैं कि मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा और मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। इसके बाद में मोहम्मद गोरी जो है वो लाहौर से चलता है। लाहौर से चलकर वो तबर हिंद यानी कि बठिंडा है पहुंचता है और बठिंडा से वो पहुंचता है पानीपत के मैदान, तराइन के मैदान में। और तराइन के मैदान में तराइन का द्वितीय युद्ध है वो होता है। तराइन का मैदान और युद्ध है द्वितीय। कब होता है? 1192 में। अब देखिए यहां कौन कौन और सेनापति कौन। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसके सामने है मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज की ओर से जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे उनमें यदि अपने बात करें तो एक तो थे गोविंदराज जो कि इनके पुत्र थे, गोविंदराज। दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे गोविंद राय, या इन्हीं को क्या कहते हैं, खांडे राव, जो कि क्या थे, इनके सेनापति थे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपने ध्यान रखना है सामंत सिंह जो कि मेवाड़ के शासक थे। तो पृथ्वीराज की ओर से तराइन के युद्ध में गोविंद राय या खांडेराव जो कि सेनापति थे और सामंत सिंह भाग लेते हैं, जबकि मोहम्मद गोरी की ओर से मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक
यल्दोज जैसे महत्वपूर्ण सेनापति हैं वो भाग लेते हैं। अब देखिए तराइन के युद्ध के समय होता क्या है। तराइन के युद्ध के समय ये होता है कि पृथ्वीराज की सेना को देखकर मोहम्मद गोरी डर जाता है और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के पास एक प्रस्ताव भेजता है और प्रस्ताव में ये होता है कि मैं आपसे युद्ध करूं या संधि करूं, ये मैं गजनी में मेरे भाई से पूछूंगा भी युद्ध करना है या संधि करनी है। ये गजनी में मैं मेरे भाई से पूछूंगा। पृथ्वीराज उसको प्रत्युत्तर देते हैं कि आप पूछ के बता देना, यदि युद्ध करना है तो युद्ध कर लेना और यदि संधि करनी है तो संधि कर लेनी है। तो यहां पर धोखा देने का प्रयास और उसमें वो बिल्कुल सफल भी होता है। मोहम्मद गोरी धोखा देने में एक दूत भेजा जाता है लोक दिखावे के लिए गजनी की तरफ रवाना। शाम को पृथ्वीराज के कुछ सैनिक होते हैं वो मौज मस्ती में विलीन हो जाते हैं और जिस समय मध्य रात्रि को आधे सेनापति सोए हुए थे और कुछ जो सैनिक थे वो शराब के नशे में थे, तो मध्य रात्रि को मोहम्मद गोरी क्या कर देते हैं, अचानक आक्रमण कर देते हैं। अचानक आक्रमण कर देते हैं मध्य रात्रि को और पृथ्वीराज की सेना के अंदर भगदड़ मच जाती है और पृथ्वीराज की पराजय है वो हो जाती है। पृथ्वीराज की पराजय है वो हो जाती है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में धोखे से मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को पराजित कर देते हैं। अब देखिए जो हमीर महाकाव्य ग्रंथ है, हमीर महाकाव्य ग्रंथ में ये कहा गया है कि पृथ्वीराज का जो घोड़ा था नाट्यरंबा उसको नाचने वाले घोड़े के साथ बदल दिया गया, इसलिए पृथ्वीराज की पराजय हुई। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि घोड़ा तो बहुत बड़ा होता है। यदि पैरों के जूते बदल जाते हैं और कितना ही अंधेरा हो अपने को ये पता होता है कि अपने जूते नहीं है, तो घोड़ा बदलने का तो सवाल ही नहीं है। हमीर महाकाव्य ग्रंथ हालांकि ये कहता है, लेकिन अपने को प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज के घोड़े का नाम नाट्यरंबा था। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वीराज को तुर्की सैनिकों ने सिरसा के निकट है वो पृथ्वीराज की हत्या कर दी, ऐसा मुस्लिम जो राइटर हैं वो लिखते हैं। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पृथ्वीराज ने अजमेर में मोहम्मद गोरी के साथ है वो शासन है वो किया, क्योंकि थॉमस को अजमेर से चांदी के सिक्के मिले हैं जिन पे राय पिथोरा और मोहम्मद समा दोनों ही नाम अंकित हैं। तो भिन्न भिन्न मतभेद हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु है वो किस प्रकार से हुई, और एक मत अपने को पृथ्वीराज की मृत्यु के ऊपर जो मिलता है वो मत है अपने पास चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा और साथ ही साथ पृथ्वीराज के मित्र भी थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई क्या कहते हैं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई ये कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाया और अपने साथ गजनी ले गया, अपने साथ गजनी ले गया। गजनी ले जाने के बाद में जब प्रॉपर दरबार लगा तो मोहम्मद गोरी ये कहता है पृथ्वीराज को कि आप गजनी सुल्तान के सामने खड़े हो, सिर झुका के खड़े हो। पृथ्वीराज इसका प्रति उत्तर देता है कि मैं राजपूत हूं, मेरा सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। तो इस पर मोहम्मद गोरी क्या करता है, पृथ्वीराज को अंधा करवा देता है। जब ये सूचना चंद्रबरदाई को मिलती है कि पृथ्वीराज है उनको अंधा करवा दिया गया है, तो चंद्रबरदाई जो हैं वो गजनी जाते हैं और गजनी में जाकर वो मोहम्मद गोरी से मिलते हैं और मोहम्मद गोरी को ये कहते हैं कि हमारे जो राजा हैं पृथ्वीराज वो शब्द भेदी बाण है वो चला सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी कहता है कि अगर ऐसा है तो ये करतब अपने जरूर देखेंगे। तो गजनी में खुला दरबार है, उसका आयोजन है वो किया जाता है। उस आयोजन के अंदर जो
पृथ्वीराज हैं उनको धनुष और बाण दिया जाता है, और चंद्रबरदाई क्या करते हैं, वहाँ एक दोहा पढ़ते हैं जिसमें वो दूरी और स्थान बताते हैं जहाँ पे मोहम्मद गोरी है वो बैठा होता है, और उस दोहे के रूप में बताते हैं कि 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण तापे बैठे हो सुल्तान मत चूके चौहान। यानी कि यहाँ से दूरी 4 बांस, पहले दूरी बांस में मापी जाती थी, 4 बांस 24 गज की है जिस पर सुल्तान बैठा है। वो सीट जो है वो 8 उंगल ऊंची है, उसके ऊपर सुल्तान बैठा है, और चूकना मत चौहान। और जैसे ही ये शब्द चंद्रबरदाई कहते हैं, पृथ्वीराज बाण चलाते हैं और वो बाण मोहम्मद गोरी के गले को भेद जाता है, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने पर चंद्रबरदाई ये सोचता है कि अगर यहाँ पर हमारे को बंदी बना लिया गया तो यातनाएं देंगे, इसलिए चंद्रबरदाई पहले पृथ्वीराज की हत्या कर देता है और फिर खुद आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा वर्णन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में है, और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जलहण ने पूरा किया था। जलहण ने पूर्ण किया था इस ग्रंथ को, जो कि चंद्रबरदाई का पुत्र था। तो जलहण ने पूरा इस ग्रंथ को किया। तो भिन्न भिन्न मत हैं, तो जैसे भी रहा हो ये शासन रहा। और पृथ्वीराज का जो स्मारक है वो अजमेर में बना हुआ है, और स्वतंत्रता के बाद में भारत सरकार ने 3 रुपये मूल्य का डाक टिकट है इनके ऊपर जारी किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कि पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में यानी कि 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है वो जो पृथ्वीराज के शासनकाल में भारत आए। तो इस वीडियो में अपने तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध दोनों पढ़े। एक जैसी सेनाएं थी। तराइन का पहला युद्ध है वो 1191 में होता है, दूसरा युद्ध है वो 1192 में होता है। युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। सेम कंडीशन सेनापतियों की। अंतर केवल इतना कि तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज जीतते हैं, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो पृथ्वीराज इसमें पराजित हो जाते हैं। उसके बाद में आपने ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज के घोड़े का नाम नाट्यरंबा था। पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई इस पे विद्वानों में मतभेद है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में उनकी मृत्यु गजनी में बताते हैं, और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जलहण ने पूरा किया। इसके अलावा पृथ्वीराज के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो भारत आए। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ से अजमेर से चौहानों का पतन होते ही भारत में मुस्लिम सत्ता है वो स्थापित हो जाती है। इसके बाद में युग परिवर्तित हो जाता है। राजपूत युग के स्थान पर दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाता है, जो कि 1526 तक चला, और 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो हो जाती है। तो इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।